तो देखो कल हमने ये दो थ्योरम देखे थे, क्विक रिकैप। अगर हमें ऐसे दो आर्क इक्वल दिए हैं, आर्क ए सी इक्वल टू आर्क डी, तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स जो है कॉर्ड ए सी विल बी इक्वल टू कॉर्ड डी। ओके, यहाँ पे इस डायग्राम में देखो आर्क ए सी और आर्क डी इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल आ जाते हैं, ए सी इक्वल टू डी। वैसे ही उल्टा, इसका उल्टा, अगर कॉर्ड इक्वल दिए हैं, समझो इस डायग्राम में देखो कॉर्ड पी क्यू इज गिवन एज इक्वल टू कॉर्ड आर एस, तो उसका करस्पॉन्डिंग आर्क जो है वो है पी क्यू एंड आर एस, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये दो थ्योरम हमने देखे थे, इसी का यूज करके ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखो अभी से। हमें पूछा, बताया गया कि कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ कॉर्ड सी डी। एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है, ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। और हमें प्रूव करना है कि आर्क ए सी, ये छोटा वाला आर्क, जब भी ये दो लेटर वाला नाम यूज होता है, आपको जैसे मैंने बताया, हमेशा वो माइनर आर्क लेना है। नहीं तो आर्क ए सी मतलब यहाँ ए से लेके सी, ऐसा ए मत लो। ये छोटा वाला आर्क ए सी और आर्क बी डी, ये दोनों आर्क इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ इज वेरी इजी बिकॉज ये देख के हमें समझ में आ रहा है। सो प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन 3। सबसे पहला पॉइंट, गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ कॉर्ड सी डी, ये लिख लो। कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ कॉर्ड सी डी। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क बी डी, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉर्ड ए बी कॉर्ड सी डी। प्रूफ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले प्रूफ में हम फिर से ये गिवन स्टेटमेंट लिख लेंगे, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ कॉर्ड सी डी। अगर कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी इक्वल दिए हैं, दिस, इसके सामने हम लिखेंगे गिवन, देयरफॉर हम लिखेंगे कि आर्क ए बी विल बी कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क सी डी, क्योंकि आर्क ए बी और आर्क सी डी इक्वल हो जाएंगे। ओके, इसका रीजन क्या आएगा, दीज आर corresponding arcs of equal chords। दो इक्वल कॉर्ड जो है ए बी और सी डी, उनके करस्पॉन्डिंग आर्क ए बी और आर्क सी डी, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, आर्क ए बी और आर्क सी डी। अभी देखो दोनों आर्क इक्वल है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि उनका मेजरमेंट इक्वल है। मेजर ऑफ आर्क ए बी विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी डी। ठीक है, और आर्क ए बी को हम ऐसा लिखेंगे, आर्क ए बी मतलब ये यहाँ से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ये वाला आर्क, तो उस आर्क का नाम हम ऐसा लिखेंगे, आर्क ए सी बी। ओके, 3 पॉइंट का यूज करके भी हम आर्क का नाम लिख सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और आर्क सी डी को हम लिख सकते हैं यहाँ पॉइंट सी से लेके डी तक, तो इस आर्क का नाम हम लिख सकते हैं सी बी डी, आर्क सी बी डी। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम रीजन नहीं लिखने का जरूरत, हम ऐसा ही बोलेंगे फ्रॉम फिगर, डायग्राम को देख के हमने ऐसा लिख लिया। ओके, अभी यहाँ पे आर्क एसीबी जो है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं,
मेजर ऑफ आर्क एसीबी को हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क एसी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो है, आई एम सॉरी एक चीज यहाँ पे गलत है, एक कॉन्ग्रुएंट नहीं आता, मेजरमेंट इक्वल आता है। कॉन्ग्रुएंट हम कॉर्ड को और आर्क को लिखते हैं, मेजर हमेशा इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आर्क एसीबी क्या है, आर्क एसी और आर्क सीबी इन दोनों का एडिशन। आप डायग्राम देखो, आर्क एसीबी जो है ये इन दोनों से बना है, आर्क एसी और आर्क सीबी, तो उन दोनों का एडिशन हम ले सकते हैं। और राइट हैंड साइड में दिया है आर्क सीबीडी, तो आर्क सीबीडी भी दो चीजों से बनाया है, मेजर ऑफ आर्क सीबी, मेजर ऑफ आर्क सीबी प्लस मेजर ऑफ आर्क बीडी। ओके, यहाँ दोनों साइड आर्क सीबी कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा मेजर ऑफ आर्क एसी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क बीडी। और मेजर इक्वल है मतलब आर्क कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, आर्क एसी विल बी कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क बीडी। ओके, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, और ये जो हमने एडिशन लिखा, यहाँ आप लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ आर्क्स। दोनों आर्क का हमने जो एडिशन लिखा, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ आर्क्स है। आर्क एसीबी को हमने एसी प्लस सीबी लिखा और सीबीडी को सीबी प्लस बीडी लिखा। बिल्कुल सिंपल है, दोनों में बीसी कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा और एसी इक्वल टू बीडी मिल जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। लिख लो, ये रीजंस मत भूलना, रीजंस आर वेरी वाइटल। हमने यहाँ पे टोटल 3 जगह पे रीजंस लिखे हैं, एक ये गिवन, दूसरा ए करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, और तीसरा रीजन हमने ये लिखा प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ आर्क्स। ओके ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपल था, आर्क ए बी और आर्क सी डी इक्वल आता है। आर्क ए बी मतलब आर्क ए सी बी और आर्क सी डी मतलब आर्क सी बी डी लेना है। वो दोनों चीजों का एडिशन है, ए सी प्लस बी सी, और ये है बी सी प्लस बी डी। और वहाँ पे सेम आर्क सी बी कैंसिल हो जाएगा और ये ए सी और बी डी हमें इक्वल मिल जाएंगे। नेक्स्ट, so with this we complete exercise 3.3। यहाँ पे एक एक्टिविटी नंबर 1 दिया है और आपको कुछ मेजर करने को बोला है। ऑफ कोर्स आपके पास टेक्स्ट बुक ऑलरेडी है अभी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वो मेजरमेंट टेक्स्ट बुक ओपन करके या बाद में कर लेना, अभी नहीं, अभी बस सुन लो। क्या बोला है इस एक्टिविटी में कि एक सफिशिएंटली लार्ज सर्कल ड्रॉ करो, जो उन्होंने ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया हुआ है, उसके ऊपर ये सारे पॉइंट्स लिए हैं, ए आई ई बी जी एफ एच, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने लिए हैं। सफिशिएंटली लार्ज सर्कल, थोड़ा बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड ए बी ड्रॉ किया, एंड सेंट्रल एंगल ए सी बी। सेंट्रल एंगल मतलब ऐसा एंगल जिसका सेंटर, जिसका वर्टेक्स सेंटर पे रहेगा। ओके, एंगल ए सी बी इज द सेंट्रल एंगल। इसका जो सर्कल का सेंटर है वो है पॉइंट सी, तो इस एंगल का वर्टेक्स भी पॉइंट सी रहेगा। और टेक एनी पॉइंट डी ऑन द मेजर आर्क। मेजर आर्क यहाँ पे ये आएगा, इस साइड का, ऊपर वाले साइड का ए डी बी। यहाँ पे पॉइंट डी लिया और उसको ज्वाइन कर लिया, ए डी और बी डी को ज्वाइन कर लिया। और माइनर आर्क के साइड में पॉइंट ई लिया
और इसको भी ज्वाइन कर लिया ए बी के साथ। ठीक है, अभी आपको दो चीजें बताई हैं एक्टिविटी में। पहला आपको बोला है कि मेजर एंगल एडीबी, एंगल एडीबी को मेजर करो और एंगल एसीबी को मेजर करो और दोनों मेजरमेंट कंपेयर करो। आप चाहे तो अभी बुक में भी देख सकते हैं, बुक में यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख के देखो, अपना जो डी रहता है, ये एंगल लगभग अगर 60 डिग्री है तो आप देखेंगे कि ये एंगल इसका डबल आएगा 120 डिग्री। ओके, और मेजर अप एंगल एडीबी, एंगल एडीबी मेजर करो, वो ऑलरेडी हमने देखा अभी भी वो 60 डिग्री है, ये 60 मिला, ये 120 मिला। एंगल एईबी फिर से सेकंड एक्टिविटी में बोला कि एंगल एईबी मेजर करो, एंगल एईबी। तो ये जो एंगल एईबी है ये कितना मिलेगा? सो दिस विल बी 120 डिग्री, ये 120 डिग्री मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दो बड़े प्रॉपर्टी छुपे हुए हैं। देखो क्या हुआ, ये जो एंगल डी है इसका डबल ये सेंट्रल एंगल मिला। वैसे ही एंगल डी और एंगल ई, एक क्वाड्रिलेटरल एडीबीई देखो, एडीबीई, तो इसमें 60 और 120 इन दोनों एंगल का एडिशन 180 आ रहा है। और यहाँ पे ये जो एंगल है एसीबी, ये इसका डबल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 120 मिलता है। ये दो चीजें अभी इसके ऊपर थ्योरम हम डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए एक्टिविटी इसीलिए दिया उन्होंने कि इसका एक आपको डेमो मिल जाएगा, आप एक्चुअली करके देखेंगे तो। वैसे ही तीसरा और चौथा भी बताया है, इसके ऊपर आगे हम थ्योरम देखने वाले। एक्टिविटी सेकंड भी ऐसे ही, आप खुद करके देख लो। वैसे जो प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स रहते हैं उसमें ये एक्टिविटी देते हैं टीचर्स, और आपको वो परफॉर्म करके लिखना रहता है। पता नहीं आपके स्कूल के टीचर, एज पर योर स्कूल इट में डिफर समटाइम, लेकिन जब मैं 10th स्टैंडर्ड को पढ़ाता था पिछले साल, मैंने हर एक चैप्टर का एक एक एक्टिविटी दिया था और 10 एक्टिविटी के प्रैक्टिकल के 20 मार्क। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द थियरी पार्ट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पहले हमें देखने हैं। पहला डेफिनेशन इंस्क्राइब्ड एंगल, दूसरा डेफिनेशन इंटरसेप्टेड आर्क, और फिर इन दो डेफिनेशन का यूज करके हमें ये पहला थ्योरम देखना है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इस थ्योरम का ये नाम है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ये एक थ्योरम, ऑफ कोर्स इसका प्रूफ जो है इसमें 3 केसेस आते हैं और बहुत लेंथी प्रूफ है। अब तक किसी ने इसको एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन इसका यूज करके जो बाकी के थ्योरम्स है उनको हम बोलते हैं कोरोलरीज। कोरोलरी का मीनिंग क्या है? 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा कि किसी एक मेन थ्योरम का यूज करके दूसरे थ्योरम को अगर हम प्रूव कर पाते हैं, तो जिसको हम प्रूव कर पाते हैं वो रहता है कोरोलरी। ओके, सपोर्टेड थ्योरम्स। तो यहाँ पे ये दो कोरोलरी है जिनका प्रूफ आपको एग्जाम में पूछा जाता है जनरली। तो ये दो कोरोलरी हम डिस्कस करेंगे, और फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उसका कॉन्वर्स, ये दो थ्योरम। तो टोटल हम यहाँ पे कितने पॉइंट डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस फर्स्ट 2 डेफिनेशंस, एक इंटरसेप्टेड आर्क और एक इंस्क्राइब्ड एंगल का डेफिनेशन, और उन दोनों डेफिनेशन का यूज करके एक मेन थ्योरम डिस्कस करेंगे, उसके दो कोरोलरी, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम और उसका कॉन्वर्स। ये सब थ्योरी पॉइंट जो है वो अगला प्रैक्टिस सेट 3.4 के लिए हमें लेना है। नाउ सबसे पहले ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंस्क्राइब्ड एंगल। डेफिनेशन नंबर 1, इंस्क्राइब्ड एंगल। स्पेलिंग देखो, इंस्क्राइब्ड एंगल। सी बिल्कुल सिंपल है। हमने अगर समझो एक एंगल लिया, अभी इसके पहले
ये जो हमने एंगल लिया था सेंट्रल एंगल, तो उस एंगल का वर्टेक्स सेंटर पे था। ओके, लेकिन इंस्क्राइब्ड एंगल का वर्टेक्स हम हमेशा ऑन द सर्कल लेंगे। वी विल टेक ऑन द सर्कल। तो सर्कल के ऊपर जिसका वर्टेक्स है ऐसा वाला एंगल, जैसे यहाँ पे एंगल ए डी सॉरी पी डी क्यू, एंगल पी डी क्यू। ओके, तो इसका जो वर्टेक्स है वो सर्कल के ऊपर है, और इसके जो दो रेज है, कौन से दो रे हैं, एक रे डीपी और एक रे डी क्यू। इस एंगल के दोनों रे हैं। दोनों रेज सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। इसको नाम दिया हमने पॉइंट ए, इसको नाम दिया पॉइंट बी। ठीक है। सो एंगल पी डी क्यू वो सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो फिर इस एंगल एडीबी को आप उसको नाम दो, एडीबी बोलो या फिर पीडीक्यू बोलो, दोनों का मीनिंग एक है, एंगल वही है वो, एंगल एडीबी। इस एंगल को हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। सिंपल तरीके से अगर बताया जाए तो इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब जिसका वर्टेक्स सर्कल पे होना चाहिए, और उसके जो रेज है, ये दोनों रेज, ये सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट होने चाहिए, ऐसा वाला एंगल। ओके, इसको हम बोलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। यहाँ पे डेफिनेशन ऐसा कुछ प्रॉपरली नहीं बताया उन्होंने। क्या बोला, एक सर्कल लिया जिसका सेंटर सी है, वर्टेक्स डी लिया जो सर्कल के ऊपर है। ओके, और एंगल पी डी क्यू लाइज ऑन द सर्कल। ये जो एंगल का वर्टेक्स डी है वो सर्कल के ऊपर है, और इसके जो दो आर्म्स है, आर्म डीपी और आर्म डी क्यू, उसको रे बोलो या फिर आर्म बोलो, इसके दोनों आर्म सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट ए और बी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे एंगल को हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके, सो मैं इसका डेफिनेशन हमारे जनरल लैंग्वेज में बता देता हूँ। एन एंगल whose vertex whose vertex is on the circle and two arms two arms intersect the circle at 2 points is called as inscribed angle। ठीक है, जिसका वर्टेक्स सर्कल पे रहेगा और जिसके दो आर्म सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे एंगल को हम बोलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। यहाँ पे हमने जो एंगल लिया है, फॉर एग्जांपल एंगल PDQ, इसमें वर्टेक्स D is on the circle and arm DP कॉमा आर्म DQ, ये दोनों आर्म इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल को, इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। RESP मतलब रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर एंगल PDQ, या फिर इसी एंगल को हम एंगल ADB भी बोल सकते हैं, आपको पता है वो सेम ही एंगल है। दिस इज इंस्क्राइब्ड एंगल। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, लिख लो। हो गया सर। उसका वर्टेक्स ऑन द सर्कल है और उसके दोनों आर्म सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं।
कुछ स्टूडेंट को टीचर के साथ साथ लिखने का आदत रहता है, तो उनका कंप्लीट हो चुका होगा। कुछ स्टूडेंट को पहले सुनना और बाद में लिखने का आदत है, तो मैं लिखने को टाइम दूंगा। जिनको भी जब टीचर पढ़ा रहे हैं और आप लिख रहे हो, तो लिखते लिखते अगर आपको समझता नहीं है तो फिर लिखने को मैं सेपरेट टाइम दूंगा। ओके, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, लेकिन पहला प्रायोरिटी देना है, यू शुड गिव प्रायोरिटी टू अंडरस्टैंडिंग। समझने को प्रायोरिटी दो, लिखना तो हो ही जाएगा। लिखने को अगर टाइम कम पड़ रहा है तो मुझे पूछो, सर रुको। मेन प्रायोरिटी शुड बी, you should sit in the class in the mood of understanding the concepts, not in the mood of writing the notes. ठीक है, ये हुआ इंस्क्राइब्ड एंगल। एकदम शॉर्ट में, इसका वर्टेक्स सर्कल पे रहेगा और इसके दोनों आर्म सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा एंगल होगा इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके, अभी इसको जब हम लिखते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल, तो ये कहाँ पे इंस्क्राइब हुआ है? इट इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल और इन द आर्क। मतलब देखो, ये जो एंगल इंस्क्राइब हुआ है ये सर्कल में इंस्क्राइब हुआ है या फिर इस आर्क एडीबी में इंस्क्राइब हुआ है। आर्क एडीबी उसका बैठने का जगह है, वहां पे वो बैठा हुआ है आराम से। सो इट इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क एडीबी और इट इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। हम बोल सकते हैं वैसे दोनों तरीके से। दिस इंस्क्राइब्ड एंगल इज कहाँ पे इंस्क्राइब हुआ है, उसका लोकेशन। तो पर्टिकुलरली इट इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क एडीबी, तो ऐसा हम वर्डिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे नोट लिखेंगे, नोट एंगल एडीबी इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क एडीबी। ठीक है, इन जिसमें इंस्क्राइब्ड हो रहा है उस आर्क के ऊपर वो आराम से बैठा हुआ है लेट के। लिख लो ये नोट, एंगल एडीबी इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क एडीबी। या फिर इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कल में इंस्क्राइब हुआ है। ये जनरल है, लेकिन इन सर्कल का जनरली यूज नहीं होता है ये वर्ड। जनरली कि कौन से आर्क में इंस्क्राइब हुआ है यही हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। तो वो आर्क कैसा ढूंढने का? सिंपल है, जिस दो पॉइंट में वो एंगल इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, वो दो पॉइंट और ये वर्टेक्स, इन तीनों पॉइंट से बना हुआ आर्क, आर्क एडीबी। बिल्कुल सिंपल है, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट और उसका वर्टेक्स, तीनों पॉइंट से मिला हुआ आर्क, वही उसका जिसमें वो इंस्क्राइब रहता है एंगल, उस आर्क का नाम। नेक्स्ट, इतना डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे सर ने एक डेफिनेशन बताने के लिए 10 मिनट गवाए, क्योंकि जब हम आगे के डायग्राम देखेंगे तो इंस्क्राइब एंगल का ही पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ पे है, कौन सा एंगल इंस्क्राइब है कौन सा नहीं है, इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ। नेक्स्ट, ये हुआ इंस्क्राइब्ड एंगल। नेक्स्ट, सेकंड डेफिनेशन इज इंटरसेप्टेड आर्क। अभी ये डायग्राम्स देखो आप, और इसमें आप ही बोलो सबसे पहले मुझे कि यहाँ पे कौन सा एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है। ये 6 फिगर में अलग अलग टाइप के 6 एंगल्स दिए हैं, कौन से फिगर में इंस्क्राइब्ड एंगल है? पहले पहले वाली सर। हाँ, फर्स्ट फिगर सर। ओनली इन द फर्स्ट फिगर दैट एंगल इज इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके, सेकंड फिगर में इंस्क्राइब्ड एंगल क्यों नहीं है? सर वो एक रे सर वो वेरी गुड। इसका जो दूसरा आर्म है ये सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखो ये दोनों आर्म दो अलग अलग पॉइंट में सर्कल को इंटरसेक्ट करना चाहिए, तभी वो इंस्क्राइब्ड एंगल बनता है। ओके,
लेकिन इसमें बोलेंगे यहाँ पे तो वर्टेक्स सर्कल पे नहीं है, यहाँ पे भी वर्टेक्स सर्कल के बाहर है। तो ये बाकी के तो बिल्कुल सिंपल है कि इनका वर्टेक्स ही सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है, इसीलिए ये इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है। और यहाँ पे सर्कल के ऊपर है वर्टेक्स, लेकिन ये रे जो है आर्म बी ए वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, इसीलिए ये इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है। बस ये पहला वाला आएगा इंस्क्राइब्ड एंगल। समझ में आया अभी? यस अभी सर। Yes, दूसरा sir. डेफिनेशन इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क, अभी ये जो 6 डायग्राम दिए हैं इनको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 6 के 6 डायग्राम में एक ही एंगल दिया है। एंगल का नाम है एंगल एबीसी, एंगल एबीसी। अभी एंगल एबीसी के इंटीरियर पार्ट में देखो, इंटीरियर पार्ट मतलब क्या? अगर मैंने कोई भी एक एंगल दिया, समझो फॉर यहाँ पे साइड में दिखाता हूँ, समझो मैंने एक एंगल दिया आपको एंगल एबीसी, तो इसके वजह से पूरा जो ये शीट ऑफ पेपर है उसके 3 पार्ट होते हैं। एंगल के बाहर वाला पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट, एंगल के अंदर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम इंटीरियर पार्ट, और ये तीसरा है ऑन द एंगल। मैंने अगर आपको ऐसे 3 पॉइंट दिए, एक दिया P, दूसरा दिया पॉइंट Q और तीसरा पॉइंट R, तो आप देखेंगे कि पॉइंट की P इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल एबीसी, एंगल एबीसी के बाहर है। पॉइंट Q इज ऑन द एंगल एंड पॉइंट R इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल। ये 3 पार्ट एंगल की वजह से। अभी यहाँ पे एंगल के इंटीरियर में जो आर्क मिलता है उसी आर्क को हम बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे एंगल एबीसी की वजह से आर्क एसी इंटरसेप्ट हुआ है, एंगल यहाँ पे एबीसी की वजह से आर्क बीसी इंटरसेप्ट हुआ है, एंगल के अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला आर्क। इस एंगल के इंटीरियर में आर्क एसी है, इस एंगल के इंटीरियर में 2 आर्क है, एक ये छोटा वाला आर्क और एक आर्क एसी। इस एंगल के इंटीरियर में भी 2 आर्क है, ये वाला एक आर्क और ये एसी एक आर्क। और इस एंगल के इंटीरियर पार्ट में भी ये 2 आर्क है, एक आर्क एसी और ये आर्क मेजर आर्क एसी और माइनर आर्क एसी। ये 2 आर्क आ गए। इसका मतलब क्या है? आप देखेंगे कि जब भी एंगल का वर्टेक्स सर्कल के बाहर रहता है तो उसकी वजह से एंगल के इंटीरियर में 2 आर्क मिलते हैं। ये 3 डायग्राम अगर आप देखेंगे, चौथा, पांचवा, छठवा, तीनों डायग्राम में एंगल के इंटीरियर में 2 आर्क हैं। ठीक है, चाहे तो हम उसको नाम देते हैं। इस डायग्राम में आर्क PQ और आर्क AC, ये दोनों आर्क इंटीरियर में है, इसीलिए उसको बोला गया इंटरसेप्टेड आर्क। इंटर मतलब इंटीरियर पार्ट में है, एंगल के इंटीरियर पार्ट में। इसको नाम देते हैं DC, आर्क DC और आर्क AC। ये 2 आर्क एंगल के इंटीरियर पार्ट में है। ये मेजर आर्क AC और सॉरी माइनर आर्क AC और मेजर आर्क AC, ये 2 आर्क। तो चौथे, पांचवे, छठवें फिगर में आपको 2 इंटरसेप्टेड आर्क मिल गए, ऐसे आर्क जो एंगल के इंटीरियर में रहते हैं, उन आर्क को हम बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, और बाकी के 3 जो डायग्राम है उसमें एक एक ही आर्क इंटरसेप्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सर्कल के ऊपर अगर वर्टेक्स है तो हमें हमेशा एक ही आर्क इंटरसेप्ट हुआ मिलेगा, और सर्कल के अंदर भी हमने वर्टेक्स लिया तो एक ही आर्क इंटरसेप्ट होगा। जब हम सर्कल के बाहर वर्टेक्स लेते हैं तभी हमें 2 इंटरसेप्टेड आर्क मिलते हैं। इज दिस क्लियर? ये सबको समझा? Yes, यस sir. सर। ठीक है। अभी थोड़ा डेफिनेशन यहाँ पे जो दिया है, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग यूज किया है, मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया। 2 ही मिनट बचे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, इन ईच फिगर
arc of circle that lies in the interior of angle ABC is called as an intercepted arc by angle ABC. मतलब जो भी आर्क एंगल के इंटीरियर में रहेगा वो सारे आर्क आपको इंटरसेप्टेड आर्क नाम से जाने जाएंगे। तो यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क है आर्क AC, यहाँ पे आर्क BC, यहाँ पे आर्क AC और यहाँ दो दो आर्क मिलेंगे ये 3 फिगर में। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज ये 6 डायग्राम ड्रॉ कर लेना और फिर उसके बाद ये दो लाइन से टोटल, यहाँ से ये फुल स्टॉप है और यहाँ से ये फुल स्टॉप है, ये 2 लाइन लिख लेना। ये इंटरसेप्टेड आर्क का डेफिनेशन है। और फिर पहले 3 फिगर में एक ही आर्क इंटरसेप्ट हुआ और दूसरे 3 फिगर में दो आर्क इंटरसेप्ट हुए। तो ये इन 6 डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है, ये आप लिख लेना बस इतना। डायग्राम्स ये 2 लाइन और ये 2 लाइन, ठीक है। थैंक यू ऑल, बाय 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 सर।